दमोह जिले के सांसद कौन है? खो खो खेलने का कोई विशेष मैदान होता है कि सामान्य मैदान में भी खेला जा सकता है? क्या संविधान में पिछड़ा वर्ग के लिए कोई संस्थात्मक व्यवस्था है क्या? प्रसंस्करण से क्या समझते हैं आप? मैं कमेंट में जी। गुड आफ्टरनून। आइए। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू सर। निशांत जी अपना संक्षिप्त परिचय बोर्ड मेंबर्स को दे दें। जी सर। सर मेरा नाम निशांत चौरसिया है। मैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले से बिलोंग करता हूँ। मैंने सर अपनी हायर स्कूलिंग सरस्वती शिशु मंदिर दमोह से और हायर सेकेंडरी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय से की। तत्पश्चात मैंने सर भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया 2018 में और सर यह मेरा प्रथम प्रयास है। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जी सर। निशांत जी, जी सर। आपके नाम का क्या शाब्दिक अर्थ है? जी सर। सर निशांत संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निशा अर्थात रात्रि और अंत मतलब उसका जो अंत करे या सुबह का नया प्रकाश लाए, नई किरण लाए, वो सर निशांत है। जी सर। दमोह जिले जी सर। के सांसद कौन है? जी सर। सर माननीय प्रहलाद पटेल जी हैं दमोह जिले के सांसद। वो केंद्र में किस विभाग के मंत्री है? जी सर। खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय के मंत्री हैं सर केंद्र में। प्रसंस्करण से क्या समझते हैं आप? जी सर। सर प्रसंस्करण मतलब होता है कि जो वस्तु है, रॉ मटेरियल है, उसको आप वैल्यू एडिशन करना। जैसे अगर कोई खाने की वस्तु है तो उसमें पोषक तत्व बढ़ाना, उसकी आयु बढ़ाना ताकि वो लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखी जा सके और उसका वैल्यू एडिशन करना। जी सर। जैसे गेहूं है, गेहूं का अगर वैल्यू एडिशन करना तो क्या क्या करेंगे? जी सर। सर गेहूं का अगर हमें वैल्यू एडिशन करना है तो पहले तो सर उसका अगर जो किसान डायरेक्ट गेहूं बेच रहा है वो आटा पीस कर भी बेच सकता है। आज वैल्यू 32 से 35 रुपए किलो है और उसका एडिशन करना है सर तो उससे हम बिस्किट बना सकते हैं, डबल रोटी बना सकते हैं। जी सर। गेहूं की ग्रेडिंग कैसे होती है? सॉरी सर। ग्रेडिंग ग्रेडिंग ग्रेडिंग। समझते हो ग्रेडिंग? नहीं। सॉरी सर। अच्छा गेहूं, खराब गेहूं, अगर सॉर्ट करना है गेहूं को, अगर जो करना है तो कैसे की जाती है गेहूं की ग्रेडिंग? सर गेहूं की ग्रेडिंग करने के लिए जो प्रसंस्करण इकाई लगाई जाती है उसमें सर जो गेहूं आता है उसको डालते हैं तो छन्ना लगे रहते हैं उसमें, उससे छन्ना से छाना जाता है ताकि उसमें जो भी कंकड़ वगैरह है, मिट्टी है और भी जो अन्य इंग्रेडिएंट है उनको अलग किया जा सके। जी सर। कलर सॉर्टेक्स प्लांट का नाम सुना है? कलर सॉर्टेक्स प्लांट। आप मैकेनिकल इंजीनियर है इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। सॉरी सर, अभी तो नहीं सुना? जी सर। फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमीटर होता ना जैसे, यस सर। उससे गेहूं की सॉर्टिंग की जाती है। जी सर। इसका थोड़ा सुना था कि अभी जो यूरोपीय कंट्री को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे इसमें कुछ वो पाए गए थे सर पेस्टिसाइड वगैरह, तो उसको फोटो वोल्टेज के थ्रू इनको अलग किया जा रहा था। यूवी रेस का भी उपयोग किया गया था ताकि वहाँ पे जो यूरोपीय कंट्री वहाँ पे कीड़े वगैरह ना पहुंच पाए खाद्यान्न के साथ साथ। जी सर। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। चंद्रयान 3 जो गया है जी सर। वो अभी किस ऑर्बिट में है? सर वो आज ही चंद्रमा की ऑर्बिट में सर जितना मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ आज प्रवेश किया है उसने। उसका जो प्रोपल्सन यूनिट है वो कब अलग होगा और कब लैंड करेगा? सर लैंडिंग का तो 40 दिन के बाद लैंडिंग उसको करना है, 40वें दिन। और सर यूनिट का मुझे भी याद नहीं है कब अलग होगी। अर्थ से मून की दूरी कितनी है? सॉरी सर। मून पर जो डिसिप्लिन है, कहना चाहिए लॉ है कि कौन साउथ पोल पर जाएगा, नॉर्थ पोल पर कौन जाएगा, कितने दिन रहेगा, स्टेशन बनाएगा नहीं बनाएगा, आदमी उतारेगा कि नहीं उतारेगा, इसका एक लॉ है। वो लॉ किसके द्वारा बनाया गया है और कौन उसको जो है संचालित करता है? भारत हाल ही में उसका सदस्य बना है। सर एक मैंने ट्रीटी के बारे में सुना था, आउटर स्पेस ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें दुनिया के बहुत सारे देश शामिल थे। तो उसमें सर एक जो कैरेमन लाइन है उसके आउटर में जो भी क्षेत्र है उसमें सभी देशों का अधिकार उसमें माना गया कि जो भी खोज होगी, जो भी अन्वेषण होंगे वो मानव सभ्यता के लिए माने जाएंगे, मानव के लिए। आर्टेमस अकॉर्ड का नाम सुना है तुमने?
भारत अभी प्रधानमंत्री गए थे यूएस, जी सर। तब इस समझौते पे दस्तखत हुए और भारत उसमें शामिल हुआ आर्टेमिस अकॉर्ड में। जी सर, इसमें आर्टेमिस अकॉर्ड में इसरो और नासा भी मिलके साथ में काम करने वाले हैं। और सर यूएस भी अपना अगला चंद्रयान जो मिशन भेजने वाला है, तो जो भारत का अंतरिक्ष मिशन एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे से व्यू, और आर्टेमिस अकॉर्ड ही मून पर जो है वो लॉ गवर्न करता है कि कहाँ कौन उतरेगा, कहाँ रहेगा, कैसे दिन कैसे रहेंगे उसका। इसके ऑलरेडी सब सदस्य देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, फ्रांस है, तो भारत अभी बना है उसका सदस्य। अभी जब प्रधानमंत्री गए थे तब उसके बाद बनाया सदस्य। सर उसमें जो अपने चंद्रयान के डेटा है उनका नासा यूज करेगा, जो अगला उसका चंद्रयान मिशन है। अच्छा, ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट का एक डंपिंग ग्राउंड बना रखा वर्ल्ड में, आपको पता कहाँ पे डंप करते हैं? पुराने सैटेलाइट जितने हो जाते तो कहाँ डंप होते? सर जो ज्यादातर सैटेलाइट तो अभी आउटर स्पेस में ही ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा कचरा भी जो उनका बढ़ गया है। यस सर। लेकिन डंप कहाँ करते? सर डंपिंग के लिए तो अभी मैं तो जितना सोच पा रहा हूँ, जो महासागर हैं इनमें जो रॉकेट जाते हैं उनको तो यहाँ पे वापस लाया जाता है। ये लो अर्थ ऑर्बिट में ये सर ज्यादातर सैटेलाइट है अभी, क्योंकि सुदूर संवेदन से संबंधित ये ज्यादातर भी सैटेलाइट है। मीजोस्फीयर में क्या एक्जोस्फीयर में सैटेलाइट? कचरा कहाँ नष्ट होता उनका? मीजोस्फीयर में होता कि ऊपर? सर जितना मैं सोच पा रहा हूँ ऊपर ही, आउटर स्पेस पे ही है। ऊपर नहीं होता, ऊपर वहां हवा के कण नहीं है ऊपर, इसलिए सालों साल बने रहते हैं। जब हवा के कण रहते हैं तब वहां पर डिस्ट्रॉय होते हैं। अच्छा ये बताएं, अभी कहा गया कि एलन मस्क जो है वो सैटेलाइट किंग है, क्योंकि दुनिया के जितने सैटेलाइट हैं उसके आधे सैटेलाइट उसके हैं। तो अगर वो सैटेलाइट की व्यवस्था भंग कर दे, जैसे अभी उसने बीच में यूक्रेन रसिया युद्ध में मना कर दिया कि हम क्रीमिया के पार्ट पे उधर सैटेलाइट की नहीं देंगे, तो उससे आतंकित हो गए लोग। आपको जानकारी है? जी सर, अभी स्टारलिंक परियोजना पे काम कर रहे हैं मस्क साहब। इसमें सर अभी लगभग उनका उद्देश्य है कि 45,000 से ज्यादा सैटेलाइट वो पूरे अंतरिक्ष में छोड़ना चाहते हैं। तो इससे सर एकाधिकार उनका अंतरिक्ष क्षेत्र में हो जाएगा। जैसा आपने भी बताया कि ऐसा अगर कोई सिचुएशन बनती है कि उनके अगर खिलाफ कोई कंट्री जाता है, यूएसए या इनकी कंट्री खिलाफ, तो सर एकाधिकार तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपटीशन ज्यादा रहेगा तो लोगों को सुविधाएं भी सस्ते में मिलेगी, और जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर रहेंगे मार्केट सेल्फ रेगुलेट कर पाता है खुद के लिए, लोगों के पास चॉइस भी ज्यादा रहेगी। ठीक सर। मैडम जी निशांत जी, खो खो खेलना अच्छा लगता है? जी मैम। कब से खेल रहे हैं? मैं चतुर्थ क्लास से खेल रहा हूँ, जब मैं चौथी क्लास में था स्कूल में। खो खो के खेल के कुछ नियम बताएंगे? जी मैम, खो खो में 12 प्लेयर रहते हैं, 9 प्लेयर खेलते हैं, 3 एक्स्ट्रा में रहते हैं, और मैम 2 टीम रहती है, एक रनिंग करती है, एक चेसिंग करती है। चेसिंग वाली टीम को आउट करना पड़ता है। 9-9 मिनट की 4 शिफ्ट होती है, और नियम मैम बहुत सारे हैं। अगर आप जो सेंटर लाइन है उसको अगर जो चेसिंग करने वाला प्लेयर है वो अगर कट कर देगा तो माइनस या फाउल माना जाता है। आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो भी फाउल होता है। आप अगर सीधे उठते हैं और आपकी नज़र भी अगर तिरछी है और अगर एम्पायर ने आपको चेक कर लिया तो अगर डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, वो भी फाउल उसमें माना जाता है। और मैम एक जो ग्राउंड रहता है, अगर दौड़ने वाला जो रनर है ग्राउंड के बाहर निकल जाएगा तो भी पॉइंट मिलेगा, आउट माना जाएगा। जी मैम। खो खो खेलने का कोई विशेष मैदान होता है कि सामान्य मैदान में भी खेला जा सकता है? यही मैम इस खेल की खासियत है कि एक सामान्य मैदान में ही खेला जाएगा, रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं रहती, बहुत सस्ता गेम है, हर बच्चा खेल सकता है। 2 पोल बस चाहिए पड़ते, थोड़ा चूना चाहिए पड़ेगा ग्राउंड बनाने के लिए। 16 बाई 27 का मैदान होता है, जिसमें मैम 8 मतलब एक सेंटर लाइन रहेगी और 8 रो रहती है उसके लंबवत। जैसा आपने बताया हर बच्चा खेल सकता है, कम संसाधन में खेला जाने वाला खेल है। जी मैम। इसके बाद भी मध्य प्रदेश के बच्चे या फिर मध्य प्रदेश के युवाओं में खो खो खेल के प्रति उतनी जागरूकता देखने को नहीं मिलती है, क्या कारण है? मैम जागरूकता अभी उतनी नहीं है, लेकिन जब से प्रो कबड्डी लीग सक्सेसफुल हुई है तो भी उसके अल्टीमेट खो खो लीग भी 2022 से चालू हुई है, और मध्य प्रदेश में भी रुझान देखा जा रहा है युवाओं में। जो मुख्यमंत्री की हर जिला खेल परियोजना है उसमें भी खो खो को शामिल किया गया है। एशियाड में भी जूही झा एशियाड को रिप्रेजेंट किया था, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी है। विक्रम किस अवार्ड जिले भी से इनको मिला। संबंधित है जूही? मैम जिला तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, विक्रम अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। और मैम मध्य प्रदेश में भी बढ़ावा मिल रहा है खो खो के लिए,
और अभी काम भी चल रहा है कि ओलंपिक में भी इसको शामिल किया जाए। एशियाड में तो भी खेला जाता है जी। भारत के अलावा और किन किन देशों में खो खो खेला जी जाता है? मैम भारत के अलावा दक्षिण अफ्रीका में भी खेला जाता है, और भी जो वियतनाम वगैरह और श्रीलंका, नेपाल, इसमें भी खो खो खेला जाता है। तो फिर खो खो खेल का कुछ इतिहास भी रहा होगा? जी मैम। कहाँ से उसका मैम जन्म हुआ? अगर प्राचीन काल की हम बात करते हैं तो जब महाभारत काल था तो उसमें जो अभिमन्यु थे तो गुरु द्रोण और कौरवों ने योजना बनाई थी चक्रव्यूह की। तो इसमें जो अभिमन्यु थे वो 7 योद्धाओं से अकेले युद्ध करते थे, रिंग प्ले की अवधारणा पर आधारित है, इसलिए उसको उस समय रथौड़ा भी बोलते थे क्योंकि रथ के द्वारा खेला जाता था। और वर्तमान भारत की बात करें तो महाराष्ट्र से इसका जो जिमखाना है वहां से इसका उद्भव माना जाता है खो खो का। जी मैम। दमोह जिले से संबंधित है। जी मैम। दमोह जिले में औद्योगिक दृष्टिकोण क्या है? जी मैम। मैम औद्योगिक दृष्टिकोण से विंध्यसेन समूह का पार्ट है हमारा दमोह, तो इसमें चूना पत्थर और बॉक्साइट वगैरह बहुतायत में होता है, इसलिए हमारे यहाँ सीमेंट प्लांट भी है, बीड़ी उद्योग है, चूंकि मैम तेंदुपत्ता बेल्ट है सागर दमोह, तो बीड़ी उद्योग भी होता है। और मैम इसके अलावा जो MSME है, पापड़ बनाना, बरी बनाना, ये सूक्ष्म उद्योग का भी विकास दमोह में है। और मैम प्राचीन काल की बात करें तो पीतल के बर्तन भी हमारे यहाँ बनाए जाते थे। दमोह क्षेत्र में पर्यटन दृष्टि भी होगी कोई? जी मैम। बताइए। मैम पर्यटन की दृष्टि से धार्मिक पर्यटन में बांदरपुर और कुंडलपुर 2 सिद्ध क्षेत्र हैं। भी कुंडलपुर में भारत का सबसे बड़ा नागर शैली का मंदिर भी बन के तैयार हुआ है, बड़े बाबा का। और मैम इसके अलावा नोहलेश्वर मंदिर भी है, और सिगरामपुर भी है मैम, जो संग्राम साय के 52 गढ़ों में से एक था। दुर्गावती जी ने यहाँ पे राज्य भी किया है। जी मैम। आपने बताया सिद्ध क्षेत्र है, क्या होते हैं सिद्ध क्षेत्र? जी मैम। मैम सिद्ध क्षेत्र मतलब जो धार्मिक दृष्टिकोण से वहाँ पे लोगों की आस्था जुड़ी रहती है। धार्मिक क्षेत्र भी कहा जा सकता है, सिद्ध क्षेत्र क्यों कहा जाता है? सॉरी मैम। ठीक है। उत्कृष्ट विद्यालय जी का कंसेप्ट मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या है? क्या होते हैं उत्कृष्ट विद्यालय? जी मैम। उत्कृष्ट विद्यालय भी जो शासकीय गवर्नमेंट स्कूल है उनसे और बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार उनको लेकर आई थी। इसमें मैम चयन परीक्षा के माध्यम से। कब से शुरू हुआ ये कंसेप्ट? सॉरी मैम, मुझे डेट तो नहीं मालूम है एग्जैक्टली। बताइए। जी मैम। मैम जो सरकारी स्कूल रहते हैं इसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। उत्कृष्ट विद्यालय में 9वीं क्लास के बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो बच्चे उसको पास करते हैं उनको एडमिशन मिलता है। शिक्षा की गुणवत्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी फैसिलिटी, लेबोरेटरी वगैरह ज्यादा बेहतर रहती है इनमें। 2 चीजें सरकार के द्वारा लाई गई थी। जी। एक तारा समूह योजना लाई थी उत्कृष्ट विद्यालय में, और एक विज्ञान मंथन योजना लाई थी। आप जानकारी है क्या आपको उसके बारे में? मैम तारा समूह में जी मैम, तारा समूह में खगोल से क्षेत्र में लोग बच्चों की जो इंटरेस्ट है पैदा करने के लिए, उसके लिए शायद तारा समूह लेकर आए थे। और विज्ञान के लिए मैम आधुनिक जो विज्ञान का युग है, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाना, विज्ञान में उनको आगे ले जाना, इसके लिए मुझे लगता है मैम अनुमान से मैं बता रहा हूँ। जानकारी है इस बारे में क्या? सॉरी मैम, जानकारी दी। ठीक है सर। निशांत जी सर। मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि अपना हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में आपके परसेंटेज अच्छे रहे, बहुत अच्छे रहे, बट ग्रेजुएशन के दौरान थोड़ा सा, जब आपने इंजीनियरिंग की जो डिग्री, थोड़ा सा नंबर कम हो गया, क्या कारण होता है सर? सर ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग में सर जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो प्राइवेट कॉलेज था तो मार्किंग प्रैक्टिकल में कम होती थी सर हमारे यहाँ, क्योंकि उसमें, इसलिए मुझे लगता है सर मेरे कम परसेंट है। अच्छा जी सर। आप अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, ये पिछड़ा वर्ग घोषित करने के आधार क्या है? सर पिछड़ा वर्ग घोषित करने के बहुत सारे पैमाने हैं, समितियां इसके लिए गठित की गई, काका कालेलकर आयोग आया था, उसके बाद मंडल कमीशन आया। संविधान में किस आधार पर घोषित किया गया है, पिछड़ा वर्ग माना गया किसी को? सॉरी सर। क्या संविधान में पिछड़ा वर्ग के लिए कोई संस्थात्मक व्यवस्था है क्या? जी सर। सर एक तो मूल अधिकार में भी आर्टिकल 15(3)(16)(3) में व्यवस्था की गई है कि जो भी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, और अभी पिछड़ा वर्ग आयोग भी बनाया गया है आर्टिकल 338(b) में। जी सर। अच्छा ठीक है, ठीक सर। निशांत जी। जी सर। आपसे बात करके अच्छा लगा। जी सर। जा सकते हैं। थैंक यू सर।
आपने जो है सभी प्रश्नों के जवाब बड़े अच्छे दिए। जी सर। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़िया था और अब बोलने का तरीका, बातचीत तक ठीक तरीके से पहुंच रही थी। ठीक है, कुछ जो है जैसे आपने मैडम ने पूछा सिद्ध क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र, मतलब आप अगर कह रहे हैं जैसे, तो सिद्ध क्षेत्र वो होता है जहां पर किसी ऋषि मुनि ने कोई तपस्या की है, महंत ने कोई तपस्या की है और वो सिद्धियां प्राप्त की हैं, जो जनश्रुति के आधार पर चली जा रही हैं कि वहां पर उन्होंने किया, वो सिद्ध क्षेत्र होता है। छोटी सी चीज नहीं बता पा रहे थे हमने, जैसे बताया था आपको प्रोसेसिंग यूनिट में वो कलर सॉर्टेक्स प्लांट जो है वो ऑटोमेटिक प्लांट होता है, जिसमें जैसे गेहूं जब जाता है तो गेहूं में गेहूं की जो विजातीय पदार्थ है उनकी शुद्धियां पहले होती हैं, जैसे जहां से मिट्टी सब निकल जाती है अलग से, फिर इसके बाद कलर के आधार पर उसके जो है फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमीटर, बड़े प्लांट होते हैं, 2-2 करोड़ रुपए के प्लांट मंदसौर में लगे हैं या रतलाम में लगे हैं, बहुत ढेर सारे। तो उनमें जो है उसकी फिर कलर के आधार पर ग्रेडिंग होती है, जो बड़ा दाना है, चमकीला दाना है वो अलग हो जाता, वैसा जो थोड़ा बारिश में भीगा है वो अलग हो जाता, फिर उसके बाद उसकी ग्रेडिंग होती, फिर ऑटोमेटिक वैक्यूम पैकेजिंग होती है। वैक्यूम पैकेजिंग में क्या होता है कि वो फिर खराब नहीं होता, उसमें कीट व्याधि कोई नहीं लगती, वैसे कि वैसा पड़ा रहे, 5-5 किलो कंटेंट खत्म कर देते हाँ, हैं। तो वो जो है वो और फिर बाहर एक्सपोर्ट होता है, बाहर जाता है गेहूं है। तो जानने का प्रयास करूंगा। बाकी ठीक था, अच्छा था आपको, हॉबी में बहुत अच्छी जानकारी हाँ आपकी। अच्छा, खो खो में भी आपने अच्छा दी जानकारी, चलो बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।